पीसीओएस वाली जो फीमेल्स हैं वो नौजवान हैं या एल्डर्स हैं, उनमें भी ये डिले आ सकता है माहवारी का, इसकी डेट ऊपर नीचे होती है? बिल्कुल जी। पहली बात तो ये मैं आपको ये बता दूं कि आप जो कह रहे हैं ना कि हमारे पास जो आती है क्लाइंटेज आपके पास ट्रस्ट की बात होती है। डॉक्टर साहब हकीमों के पास या दाइयों के पास वो इसलिए जा रहे होते हैं कि वो उनकी बात सुनते हैं, हम उनकी बात नहीं सुनते। पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरी बात, आपने जो बात बिल्कुल पीसीओ में जो पहले हमारे पास ना 3 चीज़ें हैं पीसीओ के क्राइटेरियाज के लिए। एक होता है अल्ट्रासाउंड के ऊपर पॉलीसिस्टिक आ गई, छोटी छोटी सिस्टेम बन गई हैं, ठीक है। दूसरा होता है पीरियड्स की इरेगुलरिटी। उसमें टिपिकल पैटर्न हम यही देखते हैं कि 2 महीने 3 महीने, बाज़ों का 4-4 महीने नहीं पीरियड्स आते, और उसके बाद पीरियड्स अगर आए हैं तो वो बहुत लंबा चले हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे। तीसरा वेट गेन और वही बालों का और वो सब। अच्छा, अब ये तीनों में से कोई सी 2 चीज़ें अगर प्रेजेंट है तो वो पेशेंट पीसीओ का। ठीक है, ये समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि कई दफा ऐसे होता है कि पीसीओ आगे अल्ट्रासाउंड। यानी इसमें ओबीज होना और ये थिन होना ये कोई लाजमी नहीं? यस, वो है, लेकिन वो उनके बस में भी नहीं होता, और वो उसकी वजह से पीसीओ का होना भी उनके बस में नहीं होता। लेकिन हम उसको कर सकते हैं। वो बड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा कि ओबेसिटी और फैट कंटेंट, ठीक, ये 2 चीजें जरा मुश्किल है। क्योंकि विजुअलर फैट है और सबकुटेनियस। एग्जैक्टली, कि अगर मसल मास है तो वो बच्ची ओबीस नहीं है। हो सकता है, मतलब आपने देखा होगा जिम के इंस्ट्रक्टर 100-100 किलो के होते हैं और इतनी उनकी कमरें होती हैं, देयर इज नो फैट कंटेंट। तो वो सेंट्रल ओबेसिटी, यस, ओबीस होना उनके है, लेकिन किसी को ओबेसिटी की वजह से ये कह देना कि तुम्हें पीसीओ इसलिए कि तुम मोटी हो, नहीं हो सकता है उसको पीसीओ है वो इसलिए मोटी है। ठीक, ये चीज़ मैंने पहले भी एक दफ़ा किसी में बात की थी कि पीसीओ का पेशेंट, अगर आप और मैं अपनी मेहनत से 4 किलो गिरा रहे हैं ना, उस बेचारी का 1 किलो वजन गिरेगा, क्योंकि उसके हार्मोन्स उसके बस में नहीं होते। तो व्हाट वी आर डूइंग कि इन 3 में से कोई से 2 क्राइटेरियाज हो तो हम उसको पीसीओ लेबल करते हैं, भले अल्ट्रासाउंड के ऊपर पीसीओ ना हो। ठीक, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट। 3 में से कोई से 2, ठीक है। तो ये एक पीसीओ का पहले तो डायग्नोसिस होगा, फिर पीसीओ ट्रीट होगा, ठीक है। बाकी वही फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, और वो जनरली बात आप कर रहे हैं, तो उसके रेफरेंस से पीसीओ का डायग्नोसिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कि हमारा क्या होता है, एक अल्ट्रासाउंड कराया और उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिवनेस की जैसे हम बात कर रहे हैं, यस वी कैन। सिंपलेस्ट मैं एक सिंपल बात करती हूँ कि ये ना आपको एक्सपीरियंस पे बता देता है। मदर में पीसीओ की हिस्ट्री, यस, जेनेटिक्स में भी है, बहन में पीसीओ की हिस्ट्री, पेशेंट का ओबीस होना समटाइम्स। मतलब पीसीओ का मरीज जब एंटर होता है ना, तो हमारे एक्सपीरियंस में मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे एंटर होता है तो पता चल जाता है कि या ये पीसीओ का पेशेंट, ठीक होगा। ये दिस इज वेरी सिंपल। तो आपका क्वेश्चन ये था कि क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, पीसीओ का वन ऑफ द मेजर सिम्टम कि वो 3 महीने 4 महीने 2 महीने समटाइम्स दे आर नॉर्मल। अल्ट्रासाउंड पे पीसीओ आया हुआ, हार्मोन्स आए हुए हैं, ठीक है, पीरियड्स रेगुलर, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं एल्डर एज के अंदर जब आप 35 प्लस ऊपर निकल जाती हैं हमारी फीमेल्स, तो उस दौरान में हम ये देखते हैं कि सम टाइम उनके पीरियड्स का जो है वो दौरानिया बढ़ता चला जाता है, 15-15 20-20 दिन ब्लीडिंग होती रहती है। सम टाइम पेशेंट डिफरेंट किस्म की मेडिकेशन भी कर रही होती है, लेकिन ब्लड फिर भी नहीं रुक रहा होता, तो इसकी बेसिक रीजन क्या होता है? 35 प्लस तो बड़ी लंबी विंडो दे दी आपने। 35 के बाद ऑटोमेटिकली ना हार्मोन्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं। बात फिर वही है, मुझे ना बार बार कहना पड़ता है, हिट एंड ट्रायल पे नहीं चलना, मेरा एक ही असूल है। और जो जनरली एक सादी से इन्वेस्टिगेशन होती है, अल्ट्रासाउंड और पेशेंट के डे 2 के हार्मोन्स। थायराइड प्ले अप विद द हार्मोन्स, ठीक है, थायराइड प्ले अप विद द पीरियड्स, प्रोलेक्टिन प्ले अप विद द पीरियड्स, प्रोलेक्टिन और भी बहुत सारी चीज़ें, स्ट्रेस है, घरेलू। आप एक अल्ट्रासाउंड कराएंगे, उसमें अगर सब कुछ ठीक है। अच्छा, यूट्रस के अंदर ना आपने सुना होगा एक और अल्ट्रासाउंड भी एक अच्छे रेडियोलॉजिस्ट से करें। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप 200-300-400 रुपए वाला अल्ट्रासाउंड कहीं गली मोहल्ले से करवाएंगे तो उसमें वो चीजें आइडेंटिफाई नहीं होंगी। आप यकीन करें कि कल का ही वाकया, आई विश वो मैं रिपोर्ट ले आती, उसमें ना बायलैटरल के स्पेलिंग जो थे ना वो ऐसे लिखे हुए थे, बायलैटरल ओवरी, मतलब एक बहुत जगह है, मेन ही के ऊपर अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन भी अल्ट्रासाउंड बनने होता है ना,
और फिर गायनोकोलॉजिस्ट, देखिए मैं चूंकि सऊदी अरब में काम करके आई हूँ तो हमारी तो जॉब डिस्क्रिप्शन थी अल्ट्रासाउंड। अगर कंसल्टेंट को अल्ट्रासाउंड नहीं ना आता तो अगली दफ़ा उसको कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिलता। यहाँ पर फ़र्क है चीज़ें कि यहाँ पे अगर आप खुद कर रहे हो तो आप इन ट्रबल हो। अल्ट्रासाउंड अच्छा होना चाहिए। अच्छा, फिर आपके पास पेशेंट आते हैं, उनके पास ना वो कोई सोजिश आपने सुना होगा कि यूट्रस में वर्म है, ठीक है। अब व्हाट इज वर्म, मुझे बड़ा टाइम लगा शुरू में समझने में कि यूट्रस के अंदर ना हर एंडोमेट्रियल एक लाइनिंग होती है जो टूट के हर मेंस्ट्रुएशन में बाहर आती है। उसकी ना एक थिकनेस होती है 5 mm होनी चाहिए, 5 मिलीमीटर। वो 8 मिलीमीटर है या 10 मिलीमीटर है, उसके भी फिर एज ग्रुप आ जाते हैं। 40 के बाद फर्क है, 35 के बाद फर्क है। लेकिन बेसिक आप एक अल्ट्रासाउंड कराइए, हार्मोन्स के टेस्ट कराइए, थायराइड को देख लें, अल्लाह का वास्ता है। कई दफा मरीज दवाइयाँ खा ही जा रहा है, निकलता क्या है थायराइड। हार्मोनल प्रोफाइल प्रॉपर नहीं करवाता। हार्मोनल प्रोफाइल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अल्ट्रासाउंड थोड़े से पैसे लगेंगे एक ही दफा, लेकिन अगर आप 200 मेरे पास ही आके मुझे ही देते जाएंगे या सस्ता करते जाएंगे तो अगर आप टोटल कॉस्ट देखें ना तो एक अच्छी एग्जैक्टली और फिर जो अच्छे कंसल्टेंट अच्छे कंसल्टेंट के पास पता नहीं, लेकिन अल्ट्रासाउंड और हार्मोनल प्रोफाइल प्लीज अच्छी लैब्स और अच्छी जगह से कराना चाहिए मेरे ताकि प्रॉपर जो चीजें हैं वो आपकी रूल हो। क्योंकि पता है कैंसर जो है ना, जो फीमेल कैंसर्स हैं दे टेक टाइम, ठीक है। सर्विक्स का हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सर्वाइकल स्क्रीनिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पैप स्मेयर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हाई वजाइनल स्वैब का नहीं है, एंडोमेट्रियल बायोप्सीज का नहीं है। तो वो उसमें फिर आकर के ना एक अल्ट्रासाउंड ही रह जाता है, तो मैं कह सकती हूँ कि भाई प्लीज वो तो इजीली करा लीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, यहीं पे हम देखते हैं कि आजकल हमारे यहाँ टीनेजर्स, मिडिल एज और एल्डर एज की फीमेल्स रेगुलर बेसिस पे रिपोर्ट होती हैं विजाइनल डिस्चार्जिंग के साथ, लिकोरिया के साथ। इसकी बेसिक काज क्या होती है और प्रिवेंट इसको कैसे किया जा सकता है? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। लिकोरिया इज समथिंग विच आई फील इज बीनाइन एंड वजाइनल डिस्चार्ज इज समथिंग, लेकिन आपको यूजुअली आते वो एक टर्मिनोलॉजी है, आपका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इन टर्मिनोलॉजीज का इसकी रीजंस जो है ना इन्फेक्शन से, ठीक है। लेकिन अब इन्फेक्शन को लेबल करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वही बात है हिट एंड ट्रायल। मरीज आएगा आपके पास आके कहेगा जी मुझे पता नहीं कब से क्रॉनिक डिस्चार्ज चल रहा है। एक चीज़ होती है हाई वजाइनल स्वैब। अच्छा, वो पाकिस्तान में ना बड़े कम लोग करते हैं। हाई वजाइनल स्वैब क्या है कि एक सिंपल कल्चर स्टिक है, आपने पेशेंट को गाइड करना है। अब हम बात करते हैं एज वाइज, यंग लड़कियों में तो हम एक डिलेमा में फंस जाते हैं। फिर व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक इट फ्रॉम आउटसाइड, आपको बिकॉज वर्जिनिटी का थोड़ा वो प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो उसमें ज़रा हमें टैक्टफुली डील करना पड़ता है। दूसरा, आपने हाई वजाइनल स्वैब कराइए, देखिए कोई बैक्टीरिया तो नहीं है। अगर बैक्टीरिया है तो फिर तो टारगेट और वो है ना, सिंपल निकलता है कैंडिडा। कैंडिडा क्या है? फंगस कब लगती है? जब चीज़ पुरानी हो जाती है, सीधी बात है। चीज़ में जान नहीं रहती। जान क्यों नहीं रहती? एक, बच्चों की इम्यूनिटी लेवल एंटीबायोटिक तो नहीं खा रही, एनीमिया वन ऑफ द रीजंस कि बच्ची की इम्यूनिटी कम है, कुव्वत मुदाफ़त जिसको हम बोलते हैं, या वो कोई क्रॉनिक स्टीरॉइड जैसे रिमोटाइड आर्थराइटिस की पेशेंट्स होते हैं या स्टीरॉइड्स के होते हैं, रीनल, वो चीज़ पहले रूल आउट कीजिए। होता क्या है कि इधर पेशेंट आया नहीं, इधर हमारे हाथ पे वो 2 दवाइयाँ, वो WHO ने कह दिया है ना कि थर्ड वर्ल्ड वाले जो हैं वो उनको ना आप डबल करके बस ये ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन जब बार बार एक मरीज आपके पास आ रहा है ना, तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग। आपने प्रिवेंशन तो नहीं ना पूछी मुझसे अभी, प्रिवेंशन में बाद में आऊंगी क्योंकि वो मेरे एक और पॉडकास्ट में मैंने बताई थी रीजन। अच्छा, लेट एज में भी वही है, हार्मोन बदल रहे होते हैं, वजाइनल फ्लोरा चेंज हो रहा होता है, घर में या इधर उधर बाथरूम्स में से कहीं से भी आप इन्फेक्शन ले लेते हैं, तो हाई वजाइनल स्वैब। लेकिन मेरे ख्याल अगर हम ये यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट लाइफ, हॉस्टल लाइफ अगर लोगों की बात करें तो वहाँ पे कपड़ों का चेंज भी, या इसमें कोई ट्राउजर शर्ट्स का चेंज भी कोई रीजन बनता है? कपड़े एक दूसरे के नहीं पहनने चाहिए, पहली बात। कॉटन पैंटीज यूज करनी चाहिए। दूसरी बात, ईस्टर्न बाथरूम्स खत्म हो गए हैं, बहुत ही सेफ थे, कोई रीज़न नहीं होती है, मैं तो कहती हूँ वापसी ना होनी चाहिए। वेस्टर्न कमोड्स के अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि चूँकि वो कॉमन बाथरूम्स होते हैं, इन्फेक्शंस कैन ट्रांसमिट। घरों में आपके बहन भाई सब एक ही बाथरूम यूज़ कर रहे होते हैं। यानी आप ये कहती हैं कि जो इंडियन बाथ थे वो ज़्यादा बेहतर थे? मेरा तो यही ख्याल है कि ऐसे में तो मैं, क्योंकि देखिए ना उसमें कोई चांस नहीं है इन्फेक्शन का,
क्योंकि वो आपका पूरा पार्ट्स उस पर टच नहीं करता उस तरह। तो उसमें ना पहले तो आप देखें कि अगर तो पहली दफ़ा कोई आया है तो ओके फाइन, लेकिन अगर एक पेशेंट रिकरेंट आपके विजाइनल डिस्चार्ज अलोंग विद यूरिन इन्फेक्शन, तो फिर आपको हस्बैंड, यूटीआई तो कॉमन है यहाँ पे, हाँ, तो वो फिर पार्टनर की तरफ जाने की ज़रूरत होती है। पार्टनर इन द सेंस के हस्बैंड की तरफ आप जाइए, हम फीमेल्स की बात करें। एंड ओल्ड लेडीज़ में देखिए हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोरोना के दिनों में वो अल्कोहल स्वैब, मैं ना आजकल सारों को वही बता रही हूँ, दराज से मिलता है, छोटी बॉटल ले लें, आपके पर्स में हर वक्त होना चाहिए। इफ़ यू आर यूजिंग अ पब्लिक बाथरूम तो आप काइंडली, अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो जस्ट यूज टिश्यू। गांव देहातों में तो फ़र्क है ना, वहाँ तो वैसे वो है नहीं। तो अगर हम आम, अब जैसे हम बात कर रहे हैं, तो आई थिंक यू शुड टेक केयर ऑफ यूजिंग द पब्लिक bathrooms and common bathrooms with your brothers and with your fathers at home. It's a sensitive thing, but you have to take care of the vaginal health. Otherwise, vaginal discharges की कोई reason नहीं है. हाँ, fungal में हम personal immunodeficiency की तरफ जाते हैं first treatment के बाद.